नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार मेल, आपके साथ मैं हूँ भारती। द बिहार मेल के साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने मोतिहारी से मुंबई तक का सफर तय किया है। आज वो बॉलीवुड के लिए गाने लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके उनके गानों को बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग उनको जानने लगे हैं। तो चंपारण का नाम और बिहार का नाम बॉलीवुड में रोशन करने वाले इस लेखक से, इस गीतकार से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। हाल ही में उनका लिखा मुस्कुराएगा इंडिया काफी चर्चित रहा और उनके काम को काफी एप्रिशिएट किया गया। जिन्होंने इस गाने को लिखा है उनका नाम कौशल किशोर है और वो मोतिहारी के ढाका विधानसभा से आते हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तय किया मोतिहारी से मुंबई तक का सफर, कितनी मुश्किलें हुई और अब वो कैसा उनका काम कैसा चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मोतिहारी से मुंबई का सफर कब तय किया, कैसे तय किया, क्या सोच के गए थे उस टाइम? मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि मुझे बचपन से पता थी ये बात कि मुझे राइटिंग करनी है, गाने लिखने हैं। जी। बहुत छोटा था, तो पापा को एक दिन मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ मुंबई जाऊँ और उस समय मैंने 12th कंप्लीट किया था। हम्म। तो बहुत मुश्किल होती है गार्जियन को इस तरह के डिसीज़न लेने। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक बार तुम जाके देख के आओ कि क्या लगता है। फिर 2006 में मैं पहली बार मुंबई आया था, ओके। 2006 में, और उस समय मैं 16 साल का था। तो मतलब नॉर्मली तो सर ऐसा होता है कि घर वाले बॉलीवुड करना है और आप 2006 की बात बता रहे हैं, एक्टिंग करनी है, इन सब के लिए तैयार नहीं होते। आपके पापा इतना आसानी से कैसे मान गए कि हाँ तुम जाओ, ट्राई करो, कोशिश करो, कैसे? मेरे पापा को मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं बहुत मतलब स्पेशल हूँ। उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ अच्छा करने के लिए इसका जन्म हुआ है। मतलब ऐसा अच्छा। नहीं है कि बस कुछ भी कर रहा है, नहीं, मतलब कुछ तो स्पेशल करेगा। और चूँकि वो राइटिंग करते थे, खुद भी लिखते थे, ओके। और मैंने उनकी आँखों में हमेशा वो मतलब अधूरा ख्वाब जो होता है ना कि नहीं कर पाना, तो वो मैंने देखा था। तो मुझे मुझे रोका नहीं उन्होंने, मुझे कहा कि ठीक है, तुम एक बार देखो, और जब भी जहाँ भी तुमको लगेगा कि नहीं, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुमको सँभाल लूँगा। तो हमेशा एक एक बैकएंड पे एक प्लान रेडी था हमेशा मेरे लिए, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया पापा ने। तो बैकएंड का प्लान क्या था आपका? अगर बॉलीवुड नहीं तो फिर क्या करने वाले थे आप? अ, देखिए, अगर मैं बॉलीवुड नहीं करता तो निश्चित रूप से मैं बिज़नेस करता, क्योंकि मेरे पापा बिज़नेस करते हैं, और साथ-साथ वो समाज सेवा बहुत करते हैं। मतलब लोग एक लेटर तक लिखना जो होता है ना, कि एक हम्म हम्म थानेदार को एक हम्म एफआईआर लिखने के लिए भी एक आपको आवेदन देना पड़ता है। तो न जाने दिन भर में 20, 25, 50 वो लिखते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिखाने वाला बड़ा काम करेंगे, हम्म। लेकिन समाज सेवा ज़रूर करते रहते हैं हमेशा। तो उनके साथ ही काम भी करता और समाज सेवा भी करने की कोशिश करता मैं। तो फिर जब घर से तो बहुत आसानी से आप मुंबई पहुंच गए, मुंबई जाने के बाद लाइफ कैसी रही? कब काम मिला? कैसा स्ट्रगल रहा आपका? देखिए, जब मैं मुंबई आया था तो मुंबई में मुझे कोई नहीं पहचानता था। एक भी आदमी मुझे नहीं पहचानता था। और बहुत सबसे पहले तो ये शहर ही आपको बहुत डराता है। इतने स्पीड में सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। अचानक से आप की पूरी दुनिया बदल जाती है यहाँ आने के बाद में। यहाँ के लोकल ट्रेन्स में जब आप चढ़ते हैं तो आपको लगता है जी। कि इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए। तो क एक बार याद है, एक तो डायरी आप मेरी थी किसी को जिसमें मेरा। जानते थे? गांव का, घर का कोई वहां था या फिर ऐसे आप चले गए उठ के कि बस जा रहा हूँ? नहीं, नहीं, मेरे कुछ रिलेटिव थे जो मतलब यहाँ जॉब करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और कहीं-कहीं काम कर रहे थे। उन 4-5 दोस्त मिल के रहते थे और उन्हीं के पास मैं आया था। जी। और मेरे पापा के भी एक फ्रेंड है जो यहाँ थे, तो उनसे भी मतलब था कि कुछ कुछ ज़्यादा दिक्कत होने पे वो भी एक एक इवन मैं उनके यहाँ रहा भी। एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी जिसमें जो बिल्डिंग अभी रेडी नहीं थी। एक ही रूम था उसमें जो थोड़ा-सा जिसमें ऑफ़िस का काम होता था। जी। तो वो रूम खाली पड़ा हुआ था, तो उसमें मैं पूरी बिल्डिंग मतलब अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है और मैं उस रूम में अकेले रहता था। मुझे डर भी लगता था, मैं 17 साल का था उस समय, और काम कुछ नहीं है, जानते भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि उस समय तक लिखने भी नहीं आता था प्रॉपर। आदमी कुछ कविता लिखता था, कुछ गाने लिखता था, लेकिन एक लेकिन भरोसा, एक उम्मीद। कॉन्फिडेंस बहुत सारा था आपके पास। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कभी-कभी रात में डर जाता था तो फ़ोन करता था अपने भैया को कि आप आ जाइए, दोस्त को कि तुम आ जाओ। कभी-कभी एक तो आ भी जाते थे मतलब मेरे लिए कि चलो यार वो कर रहा है तो चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसिक की बात मैं बता रहा हूँ, अब तो ये सब बातें मैंने कहीं बताई नहीं है अभी।
कि ऐसे भी बिल्डिंग में रहना पड़ा मुझे। और उसके बाद जब लोगों को अप्रोच करते हो आप, तो बिल्कुल भी लोग 1% भी लोग आपको अपनाने की बात नहीं करते हैं जी। यहाँ स्टार्टिंग में। तो फिर मुझे वहाँ पहुँच नाम के नहीं। आपने जी, जी, अप्रोच कैसे, मतलब किसके पास जाऊँ काम के लिए, किसे अपना लिखा दिखाऊँ, वो वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है मुंबई में, कि आप किसी राइट पर्सन के पास पहुंच सके, कैसे किया वो? ये देखिए, ये कई कई परतों से होकर बात गुजरी है, कई मतलब तरीकों से मैं आपको बताऊँगा कि अ, अनजाने लोग जिनको आप जी, नहीं जानते हैं, कभी-कभी वो भी बहुत काम आ जाते हैं। कभी-कभी आप जैसे एसोसिएशन में मैं जाता था, उस समय एसोसिएशन में कोई भी 17 साल की उम्र का लड़का रजिस्टर्ड नहीं था राइटिंग एसोसिएशन में। तो मैं पहली बार मेरे लिए फाइट भी करी कुछ लोगों ने कि नहीं-नहीं इसके काम चोरी हो जाएँगे। मेरा एज 18 प्लस नहीं हुआ था उस समय तक। तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिले जो जिन्होंने कभी किसी का पता बता दिया, किसी का नाम बता दिया। एक फ़िल्म डायरेक्टरी होती है, उसमें नंबर देख के मैंने पता नहीं कितने लोगों को फ़ोन किया। उस समय लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और आज मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। उनको ये बात पता भी नहीं है कि मैं उनको कितना फ़ोन करता था और वो फ़ोन नहीं उठाते थे। उसमें बहुत लोग हैं। जी, जी, इवन जीत दा हैं, जीत गांगुली जो हैं, जिनके साथ मैंने जी। एक पूरी एल्बम करी है, अरिजीत सिंह ने गाने गाए हैं उसमें मेरे। तो जीत दा को भी मैंने फ़ोन किया था उस समय, तो ऑब्वियसली वो नहीं जानते होंगे, तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। बेसिकली 3-4 बार मैंने फ़ोन किया तो नहीं उठाया और उसके बाद एक पूरी फ़िल्म की मैंने उनके साथ। तो यही है लाइफ़, सर्कल घूमता रहता है, लाइ तो अगर आप। लाइफ का पहला ब्रेक आपको 2010 में मिला था। हाँ, 2010 तो में 2010 में। ये जी। 2006 से 10 का टाइम, मतलब ये पूरा स्ट्रगल, घर से सपोर्ट मिलता रहा और आप मुंबई में सरवाइव हाँ, हाँ, करते गए। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 2006 से आके मैं रुक नहीं गया था। 2006 में मैं देखने आया था कि क्या यहाँ कुछ हो सकता है। फिर 2006 में चला गया मैं, 1 महीने रह के, फिर 2007 में मैं आया, फिर 1-2 महीने रह के चला गया। फिर 2008 में जब आया तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि नहीं, अब कुछ तो करना ही है मुझे। और उसके बाद मुझे 2-3 लोग अच्छे मिलने लगे थे। जी, जी। मतलब कुछ लोग हैं जो जैसे मैंने महुआ चैनल एक आता था भोजपुरी, पता नहीं अब आता है नहीं हुँ, आता है, लेकिन आता था उस समय। उसके लिए एक रवि रवि किशन जी का एक शो बन रहा था, उसका नाम नाम बताना सही नहीं है क्योंकि रिलीज ही नहीं हुआ तो नाम क्या बताऊँ। लेकिन उसपे उसका मैंने एंथम लिखा था। मतलब वो पूरे बिहार और यूपी के जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कुछ उनको करना था। तो उसके लिए भी एक भोजपुरी में एंथम लिखा था मैंने। तो ये एंथम वाला जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है मेरा। मतलब मैं तुरंत मिलता नहीं है कि मैं एंथम लिख देता हूँ तुरंत। तो मतलब तो ये कितना मुश्किल था कि बड़ी मुश्किल से कोई काम किया और फिर वो रिलीज़ ही ना हो, वो बाहर ही ना हाँ, आए, वो लोगों को रिलीज़ पता ही नहीं चले। वो जब मुझे याद है कमालिस्तान में जब पहली बार शूट हो रहा था, रवि किशन मेरा डायलॉग बोल रहे थे जो मैंने बोला था, एंथम जैसा था। तो मुझे बड़ा बहुत ही खुशी हो रही थी कि अरे यार, रवि किशन चलो कम से कम भोजपुरी का तो सबसे बड़ा नाम है, उस समय तो थे ही, अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत बड़े नाम थे वो भोजपुरी दुनिया में। तो मैं एक छोटा-सा नया-सा एक कोई कलाकार आया है गाँव से और उसका भोजपुरी में रवि किशन बोल रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होती थी। फिर अचानक से मुझे याद है 2009 में मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया मुझे, वो असिस्ट करता था समीर सर को, और हुँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि कौशल ऐसा-ऐसा एक गाना है, लिखना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं लिखता हूँ, और मैंने उस गाने को लिखा और उस गाने को मोहनलाल जी ने बहुत पसंद किया। साउथ के जो हीरो हैं, प्रोड्यूसर भी हैं तो मतलब मोहनलाल जी। साउथ, आपका पहला ब्रेक साउथ के लिए था। आप पहला ब्रेक तैयारी, साउथ का है। हाँ, तो हाँ, हाँ। गाने तो आपने हिंदी गाने में हिंदी में लिखे। थे। अच्छा, ठीक गाने है। हिंदी में थे और कैलाश खेर जी ने गाया था वो गाना, दोनों गाना। 2009 में रिकॉर्ड हुआ था वो गाना, 10 में रिलीज हुआ और अमिताभ बच्चन जी थे उस फ़िल्म में, और पहली फ़िल्म है जिसमें मोहनलाल जी और अमिताभ बच्चन जी साथ काम किए, पहली फ़िल्म है। और उस फ़िल्म और से उसमें आप मेरा भी गाना। जुड़े। हाँ, तो उस फ़िल्म से मैंने जुड़ा, और जब आया उसका जो पहले कैसेट आते थे, वो डीवीडी और जी, जी, सीडी वाले कैसेट आते थे, तो उसका जी। जो कवर था, उस कवर पे अमिताभ बच्चन जी थे और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, लिरिसिस्ट कौशल किशोर। तो उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, मतलब यूँ ही नहीं आया हूँ, कुछ तो करूँगा। पापा का बड़ा रिएक्शन क्या था? सब लोग बहुत खुश हो गए हैं, और गाना सुन के जब मैंने स्टूडियो से जब गाना बन रहा था, तो फिर जब रिलीज़ हो गया तो फिर मैंने सुनाया, माँ-पापा लोगों को सुनाया, तो उन लोग को लग रहा था, पता उन लोगों को उस समय लगा कि कैसे लिख दिया इसने, मतलब ये तो नहीं लिख सकता था, ये कैसे लिख सकता था, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गाना बहुत अच्छा था और कैलाश जी बड़े बड़े ही अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने गाया उस समय और वो ज़्यादा पसंद किए जाते थे। तो ऐसे ब्रेक मिला पहला, जी। तो फिर 2000। हुँ।
2010 में आपको पहला ब्रेक मिला, 2006 से आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन मुस्कुराएगा इंडिया या नोटबुक के गाने ने आपको फेमस कर, मतलब लोग अब जानने लगे हैं, तो मतलब हाँ जी। 2010 के बाद भी स्ट्रगल तो चलता ही रहा ना? नहीं, मैं बताता हूँ, एक कहानी है। 2011 में मेरी एक फ़िल्म आई, 2012 में मेरी एक फ़िल्म आई। जी जी। फिर 2012 में मैंने भारत की शान एक शो है डीडी नेशनल के लिए, वो लिखा। मनोज तिवारी जी एंकर थे उसमें, इस्माइल दरबार और उषा उत्थुप जी जज थे उसमें। और उसके बाद लेकिन मुझे मुझे लग रहा था, मुझे मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं बहुत बेचैन रहता था उस समय। मुझे लगता था कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ। ये गाने से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे और मुझे मुझे मुझमें बहुत कमी है। ये मैं बार-बार अपने आप को, अभी भी है, कमियाँ कभी जाती नहीं है आपको छोड़ के, लेकिन उस समय ज़्यादा ही थी। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया पूरे अ, इंडिया में, मैं बताऊँगा तो कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो वो सिर्फ और लिखने मैं के लिए आपने ट्रैवल किया क्योंकि आपको वो शो मिला था हाँ, इस मैं वजह? तो 2010 के बाद 2 के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मुझमें बहुत सारी कमियाँ हैं और बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ट्रैवल करा, मैं घर जाना नहीं चाहता था और मैं बहुत ट्रैवल करने लगा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। बहुत ऐसी जगह हैं, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और बस से, ट्रक से, कभी साइकिल से, कभी पैदल, कभी मोटर कार से, कभी मर्सिडीज़ से, कभी जैसे जहाँ जो जो लोग मिलते हैं। और मैं उस दरमियान काफ़ी किताबें पढ़ रहा था, जो मेरे फ़ेवरेट राइटर हुए कुछ, और मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा किताब मैं नहीं पढ़ता था। तो मैंने अपनी कमियों पे काम करना शुरू किया और उसके बाद 2014 से फिर मैं 2 साल का वो लगभग ब्रेक था, या 2 साल का। फिर 2014 से फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया और मुझे एक फ़िल्म मिली, इश्क कभी करियो ना। वो राणा भाटिया जी हैं, एक बड़े अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। और जीत गांगुली के साथ पूरा एल्बम किया मैंने। अरिजीत ने गाना गाया, मिक्का सिंह ने गाना गाया, शाल्मिली ने गाना गाया। तो स्टार्ट हो गया था, काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया। और उसके बाद फ़िल्म के डायलॉग्स लिखने लगे। संजय पूरन सिंह चौहान डायरेक्टर हैं, जिन्होंने लाहौर बनाई थी, नेशनल अवार्ड मिला था उनको। उनके साथ मैंने इमरजेंसी लिखा, उनके लिए डायलॉग्स लिखे। इमरजेंसी एक फ़िल्म आ रही है उसके लिए। और बहुत सारे काम मैंने किए उस दरमियान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं हो रही थी। और आप जो बता रही हैं कि जो रिलीज़ नहीं होने पे क्या दुःख हुँ। होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक नदी अपने आप में पानी को रोक लेना, तो वो समंदर है वो फिर। वो आज नहीं कल समंदर बन जाएगा, लेकिन वो उसका पानी ठहर जाएगा। जो जो ताज़गी है वो खत्म हो जाएगी। अगर जो चीज़ जा रहा है, उसको जाने दीजिए, आया गया। यही कारण है कि जब आज नदी में जब आप जाते हैं, तो आपको पानी जो है वो ताज़ा पानी मिलता है, क्योंकि तो मतलब वो हमेशा जैसे आपके फ्लो आपके होता है। प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन आपका लिखना तो जारी था। आप खुद के लिए लिखे या ऐसे कॉपी में लिख के छोड़ हाँ। गए, वो चलता रहा ना फिर? मैंने हमेशा काम किया अपने अपने आप पे। मैं हमेशा चाहता था कि राइटिंग का पैटर्न कुछ मेरा अलग हो। ऐसा नहीं है कि मैं जितने बड़े दिग्गज राइटर लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मैं उनसे मिलती-जुलती बातें करूँ या मिल और मैं आपको बताऊँगा, मेरे मेंटर रहे हैं मिथुन मिथुन भैया रहे हैं, मिथुन शर्मा, जो बहुत बड़े कंपोज़र हैं। और उनके जो फादर हैं, नरेश शर्मा जी, जिन्होंने जी, 200-300 फ़िल्मों में म्यूज़िक किया है। ये प्यारेलाल जो है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके जी। भाई हैं। लेकिन ये परिचय उनका नहीं है। बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, ब 200 से ज़्यादा फ़िल्मों में बैकग्राउंड किया है। तो ये दोनों जो हैं, ये मेरे साथ बहुत दिल से हमेशा रहे हैं, और भैया हैं और एक अंकल हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइडलाइन किया। और मिथुन भैया तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ही फ़ेमस हैं, और जिस तरह के गाने बनाते हैं, तुम ही हो उन्होंने बनाया था, और बहुत अच्छे-अच्छे गाने बनाए थे। तो गाइडलाइन हमेशा मुझे मिलता रहता था कि हाँ, तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं आपने करना है। एक बात उसके बोली बाद कि हेलो? आपने एक बात जी, बोली जी, कि बोलिए। आपने पूरे इंडिया को देखा, भारत घूमा आपने। तो आपको लगता है कि हुँ। ये आपकी राइटिंग को इम्प्रूव किया उसने? आपने जब देश को घूमा, करीब से देखा, लोगों को जाना, तो फिर आप लिखने में हेल्प मिली उससे? मैं एक इंसान के तौर पे बहुत बदल गया उसके बाद। जी। अम, मैं मैंने कुछ देखा ही नहीं था उससे पहले। एक छोटे से गाँव से, ढाका जैसे गाँव से मैं आता हूँ। बहुत प्यारा गाँव है, लेकिन बाज़ार है, एक तरह से अनुमंडल का हेडक्वार्टर है। लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कुछ देखा नहीं था। लोगों के जो दर्द होते हैं, लोगों की जो खुशियाँ होती हैं, लोग कभी-कभी छोटी से छोटी खुशी पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कभी-कभी थोड़ी-सी तकलीफ आती है तो टूट जाते हैं। तो गाना जो है वो बेसिकली कहानी कहना है। कहानी को कहना ही गाना है ना। तो जितनी ज़्यादा कहानियाँ आप जानेंगी, जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगी, और उनकी जो कहानी है, वो आपको इंस्पायर करती है।
मुस्कुराएगा इंडिया भी आप देखेंगी तो एक कहानी है जो कि अपने देश की कहानी है जिसको मैं बयान करना चाहता था। या कोई भी गाना, आज भी एक गाना आया जिसमें मैंने और विशाल भाई ने और यश भाई ने मिलके उसको किया है, लिखा है। तो उसमें भी एक कहानी है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब मैं जो भी मेरा कोई गाना है, वो सिर्फ़ धुन के खाँचों को भरने के लिए शब्द मैं कभी नहीं लिखूँगा। जी। उसमें एक कहानी होगी और जब तक एक कहानी नहीं होगी, कोई गाने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लोगों से कहानियाँ मिलने लगी। मैंने इतने कम से कम उसमें से 200 लोग आज भी मेरे संपर्क में हैं जिनको मैं नहीं जान पाता अगर मैं उस ट्रिप पे नहीं जाता या उस समय मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता। तो ये मेरे बहुत काम आता है। एक एक इंसान होने के नाते भी मुझे अच्छा किया है उस ट्रिप ने और एक राइटर को भी बेहतर किया है, ज़्यादा समझदार बनाया है कि जब मैं सफ़र का एक एक सफ़र जब मैं लिख रहा था नोटबुक में जब उन्होंने विशाल मिश्रा जी ने मुझे बुलाया लिखने के लिए। आप पहले सबसे पहले ये बता दें कि सलमान की फ़िल्म जो नोटबुक आई थी वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? कैसे कनेक्शन मैं बने? बता कैसे रहा वो हूँ फ़िल्म हाथ दो आई? 2012 में विशाल मिश्रा जी मुझे मिले थे। भारत की शान के वो कंटेस्टेंट थे और मैं वहाँ लिख रहा था, राइटिंग कर रहा था, राइटर था मैं उस शो का। तो हम लोग मिले और उसके बाद हम लोगों ने बहुत काम किया। हम लोग को पता चल गया था कि हम लोग एक-दूसरे को समझते हैं या एक-दूसरे की राइटिंग और एक-दूसरे की धुन को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग बैठ के गाना बनाने लगे और मुझे याद है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट गाना बनाया था, वो एक सीरियल के लिए था और वो भी इंडिया के ऊपर था और इंडिया कैसे मुस्कुराएगा इसके ऊपर था। मतलब ये आपका मुस्कुराहट कनेक्शन वर्ड पहले से चलते आ रहा है। हाँ, मतलब मुस्कान उस वर्ड में यूज़ मैंने नहीं किया था, लेकिन वो कुछ और संदर्भ में गाना था, लेकिन वो देश के बारे में था और देश और उसमें देश कैसे हँसेगा इसके बारे में। वो कहीं न कहीं वो बीज जो है वो मुस्कुराएगा इंडिया का वो बीज था वो। और जब हम लोग काफ़ी दिन तक काम किए साथ में, फिर वो भी अपना अलग स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी अपना स्ट्रगल कर रहा था। और हम लोग फिर मिले हैं 2018 में और उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे-ऐसे नोटबुक एक फ़िल्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप लिखो सफ़र जो है वो एक गाना आप लिखो। तो मैंने जैसे ही धुन सुनी तो मुझे तो प्यार हो गया धुन से, मैं बोला कि भाई ये मैं ही लिखूँगा अब तो मैं ही लिखूँगा। और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जब सलमान खान जैसे प्रोड्यूसर हों, प्रोडक्शन हाउस हो और एसकेएफ हो और जिन्होंने कबीर सिंह बनाई है वही सिने वन नोट उसी उन्होंने ही नोटबुक बनाया है। तो जी। किसी से भी लिखवा सकते हैं, बड़े से बड़े राइटर लिख सकते हैं। तो था कि जब तक इसमें वो बात नहीं आएगी तब तक मेरा गाना फाइनल नहीं होगा। तो मेरे मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने अपने लाइफ में या ट्रैवल में या लोगों को देख के जाना था, उसको मैंने लिखने का वो पूरा प्रयास फ़िल्म किया। कश्मीर के ऊपर थी और आप 2012 में आप इंडिया घूम रहे थे, कश्मीर भी आप गए थे। क्या उससे मदद मिली आपको उस गाने को लिखने में? बिल्कुल मदद मिली, मैं बताता हूँ आपको। वो जो गाना था ना सफ़र, उसमें एक कश्मीरी पंडित जो है, वो कैरेक्टर जो है, वो वापस जा रहा होता है कश्मीर। तो जब स्टार्ट में वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो उसे मालूम नहीं होता है कि वो अपने घर जा रहा है, जहाँ वो पहले रहता था। तो स्टार्ट गाने गाने का ऐसा होता है कि ओ बंदेया ढूँढे है क्या राहें तेरी घर है तेरा, जाना वहाँ चलना वहाँ खुद तक कहीं पहुँचे जहाँ, कदम उठा और साथ में वो होले शहर शहर ये तुझसे बोले, अनजानी राहों पे मैं चला मैं सफर में हूँ खोया नहीं। तो उस समय वो बोलता है कि मैं अनजानी राहों पे जा रहा हूँ। लेकिन जब वो अंतरा अंतरा में आता है सेकंड अंतरा में तो वो कहता है कि ये कैसा सफर है जो यूं डुबा रहा, जाता हूँ कहीं मैं या लौट के आ रहा। ये चेहरे, ये आँखें, ये यादें पुरानी मुझे पूछती, ये नदिया का पानी है बहता है कहता यही मैं सफर में हूँ खोया नहीं। तो जब वो जो कश्मीर के लोग जब वहाँ से अलग हुए थे और जब वो वापस जाएँगे, इस दर्द को भी लिखना था, इस इमोशन को भी लिखना था और ये ऑब्वियसली मेरे काम आया वो सब जो मैंने देखा था उन लोगों की आँखों में, तब जाके मैं वो लिखता हूँ कि वो चेहरे, वो आँखें, वो यादें पुरानी मुझसे पूछती हैं। और जवाब ये है कि मैं सफर में हूँ, खोया नहीं। तो जो लोग भी वहाँ से बाहर हुए हैं, वो एक दिन ज़रूर अपने घर जाएँगे और ये संदेश ज़रूर था उस गाने में। फिर नोटबुक से मुस्कुराएगा इंडिया तक का सफ़र मतलब कैसे तय किया? ये प्रोजेक्ट आपके ये हाथ कैसे लगी? नोटबुक में सफ़र और बुमरो लिखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया उन गानों को और उसके बाद एक एक क्लास स्तर पे आदमी स्ट्रगल कर रहा था। वो जो एक पहचान की जो भूख होती है कि कोई यकीन करे कि हाँ, आप राइटर हो जी, जी। और जब आप लोग वो लोग मान लेते हैं कि नहीं इन्होंने अच्छा गाना लिखा है, चलो ठीक है कमर्शियली जितना भी हो लेकिन काफ़ी डेप्थ है राइटिंग में, तो उसके बाद थोड़ा-सा सफ़र आसान हो जाता है, लोग आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करते हैं। और मैं चूँकि विशाल भाई के साथ कंटिन्यू काम कर रहा था, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल उसके बाद हमने किया, उसमें गाना है हमारा। उसके बाद नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड एक वेब सीरीज़ आई थी, उसमें हमारा गाना है।
उसके अलावा हम लोगों ने 6, 7, 8 फ़िल्में बीच में करी हैं जो कि आगे रिलीज़ होने वाली हैं। अभी तो लॉकडाउन के कारण थोड़ी उथल-पुथल है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द सब सही होगा। और मुस्कुराएगा इंडिया, चूँकि हम लोग स्टूडियो में ही थे, मैंने आपको बताया, और साथ में ही थे, मैं और विशाल भाई साथ में थे। और उस समय फ़ोन आया जैकी भगनानी जो प्रोड्यूसर हैं, जी। पूजा फ़िल्म्स के और जस्ट म्यूज़िक के, उनका फ़ोन आया कि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए और अगर गाना अच्छा होगा, तो ऐसे-ऐसे प्लान हैं, बड़ा हो सकता है, चूँकि अक्षय सर से भी उनकी बातचीत शायद हो रखी थी। हुँ, हुँ। तो विशाल भाई ने मुझे कहा कि कौशल भाई कुछ लिख दीजिए और कुछ ऐसा लिखिए जिससे फ़र्क आ सके। तो मैंने अपने आप को समेट लिया पूरा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब देश के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब भावनाएँ मेरे अंदर भी हैं। सबके अंदर होती होंगी, जी। मेरे अंदर भी हैं। और मैंने अपने आप को समेटा और मैं एक बातें बहुत आ रही थी कि अंधेरा है, छँट जाएगा, ये है, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन अचानक से 20 मिनट के अंदर ये आइडिया मेरे पास आ गया था गाना जैसे ही मुझे कहा गया था लिखने के लिए। क्योंकि मैं एंथम वैसे बहुत लिखता रहा हूँ, मैं इस जी। तरह के ये मेरा मतलब जॉनर भी है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ और कम्फर्ट फ़ील करता हूँ। कुछ भी अगर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बताना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो ये मेरी राइटिंग में आपको हमेशा मिलेगा। तो मैंने फिर ये लिखा कि फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हँसी। और मैंने इस कंप्लीट करके विशाल भाई को सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, उसके बाद उन्होंने जस्ट म्यूजिक को भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर गाना बना, अक्षय सर सुने और अक्षय सर सुन के यही बोले, उनका यही जो रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन वही था कि ज़रूर मुस्कुराएगा इंडिया, ज़रूर मुस्कुराएगा इंडिया। तो ये उसके बाद फिर कौशल जी, आपने जी, मुस्कुराएगा इंडिया लिखा जो कि काफ़ी टाइम तक यूट्यूब पे ट्रेंड करता रहा। आपने अभी एक और गाना लिखा है जीतेगा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया जीता कुछ। जी। हाँ, जीता अ, रहे। जी, आपने गाने लिखे, गाने लोगों ने खूब पसंद किए, लेकिन कोरोना की जो त्रासदी है हमारे देश में, आप देख रहे हैं अलग-अलग तस्वीरें आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन करने वाली है। आपको लग रहा है हुँ। कि इंडिया सच में निकल पाएगा इससे? देश लड़ लेगा? क्योंकि आपने अपने गाने में लिखा है साथ देगा इंडिया, तो इंडिया तो साथ दे रहा है, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई है सरकार की तरफ से? आपको देखिए लगता है कुछ बेहतर किया जा सकता था? देखिए मैं बताता हूँ, हर चीज़ को और बेहतर किया जा सकता है। जी। किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ परफेक्शन में नहीं होती है। मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम 100% सही हुआ होगा, उसको और सही किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने एक अच्छे अप्रोच से इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की है। रही बात 130 करोड़ जनता को एक तरीके से सही तरीके से रखना, ये बहुत टफ काम है, ये आसान काम नहीं है। हम अपने परिवार में देखते हैं 4 से 5 लोगों के बीच में भी सब लोग अपने-अपने तरीकों के होते हैं, सब लोग अपने-अपने विचार के होते हैं। अब उनको रोक पाना जैसे शुरुआत में जब कहीं कहा गया कि मज़दूर लोग को कहीं मतलब घर पे रहना है, मुश्किल तो है ही ऑब्वियसली लेकिन एक दिन में आप हर इंसान तक चीज़ें पहुँचा भी नहीं सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो तो ख़ैर बहुत दुखद है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, जिस तरह से कुछ लोग बहुत लोगों की जानें गई हैं या बहुत लोग इतने ज़्यादा लाचार हो गए हैं कि मतलब इंसान को खाना खाते समय भी लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ और मेरे जैसे कितने लोग नहीं खा पा रहे होंगे। तो वो एक मलाल सबके दिल में है। लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। अ, जिस समय प्लेग फैला था ना उस समय वो छोटी मुसीबत नहीं थी। जिस जी। समय हमारे देश पे युद्ध थोपा गया था उस समय वो छोटी मुसीबत नहीं थी। जिस समय हमारे देश को बाँटा गया था वो छोटी मुसीबत नहीं थी। लाखों लोग मरे हैं इस देश में। हाँ, वो तो मैं चीज़ें ठीक मैं है, मैं लेकिन आपको हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अ, देखिए, गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहिए, मतलब इस बात से कौन इनकार 2021 करेगा। में भी हम 1947 की तस्वीर देखें तो वो थोड़ा अजीब तो लगता है ना कि नहीं, पहले भी हम वही थे। ये बात आप सही बोल रही हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग पहले भी मुश्किल से बाहर निकले हैं और हम लोग इस मुश्किल से भी बाहर निकलेंगे क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन क्यों रहेंगे? वो जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होकर गवर्नमेंट को और ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि जो लोग ज़्यादा दिक्कत में हैं उनको थोड़ी राहत मिले। हालाँकि जो ये पैकेज-वैकेज का मज़ाक भी उड़ रहा है मैं उसके भी उसमें नहीं हूँ। मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप अभी कृपया करके सबको यूनाइट होके काम करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की नहीं, लोग नीयत पे मैं मुझे सर 1% शक नहीं है। लोगों का सवाल ये है कि तत्काल राहत जो होती है कि जो रोड पे हैं, आप हुँ। 2-3 महीने बाद क्या होगा वो चलता रहे, उस पे किसी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो मज़दूर पैदल जा रहे हैं, जिनको खाना नहीं है, जिनको मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, तत्काल राहत क्यों नहीं पहुँचा रही है सरकार? सवाल लोग उस पे कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल जेन्युइन सवाल है और ये सवाल पूछना भी चाहिए
और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और फास्ट होना चाहिए, थोड़ा और मतलब ज़्यादा करना चाहिए। और जो लोग हैं, मैं तो बोलता हूँ कि मैंने इस गाने में एक बात कहने की कोशिश करी है जी, जी। कि ये जो ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट के अलावा जितने भी पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जिनके पास 2 लोग भी काम करते हैं, हुँ, वो हुँ। बिज़नेसमैन तक भी उन सबको सामने वाले जो हम पे आश्रित हैं, या जो हमारे लिए काम करते हैं और आज हम काम नहीं करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका ख़्याल रखना भी देश का ख़्याल रखना है। तो कृपया उनका ख़्याल ज़रूर रखिए आप सब लोग, हम सब लोग, ये जो हम पे आश्रित। लॉकडाउन की वजह से जैसे कि अभी काम सारी जगह रुका हुआ है। बहुत सारे टेलीविजन इंडस्ट्री के एक्टर्स का ऐसे वीडियो और मैसेज आ रहा है कि काम नहीं है, वो ईएमआई पे नहीं। अभी मतलब कैसा आप लोगों के पास काम है? किस तरीके से बॉलीवुड में भी चीजें चल रही हैं? वहाँ के वर्कर्स के साथ क्या सीन है? वो लोग काम तो है नहीं, तो फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं अभी? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास तो बहुत सारा काम अभी आया हुआ है, क्योंकि मेरा काम राइटिंग का है और मैं बंद कमरे में भी लिख सकता हूँ, बंद कमरे में म्यूज़िक भी बन जाता है और रिलीज़ भी जो लोग करते हैं वो लोग बंद डिजिटली रिलीज़ करना है। लेकिन शूटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है जी। और उसके लिए बॉलीवुड में बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तकलीफ़ तो निजी तकलीफ़ होती है, उसको आप कितना भरेंगे बाहरी चीज़ों से। और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये नॉर्मल होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब शूट नहीं होगा तो जितने लोग काम करते हैं सेट पे, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? कितना कोई मदद कर सकता है? जी। तो मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। अभी भगवान के भरोसे ही हूँ मैं कि भगवान कुछ करे कुछ हमारे लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप मोतिहारी से मुंबई गए, दोस्त बने, दोस्तों के बीच बात, मोतिहारी को कोई जानता था? अगर आप कहते थे कि पूर्वी चंपारण से, वैसे ऐतिहासिक पहलू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी अपने आसपास देखती हूँ, लोग मोतिहारी बताना पड़ता है कि बापू का सत्याग्रह, या जो पढ़ते लिखते हैं उनको पता है कि जॉर्ज ऑरवेल की धरती। आपको हाँ। कितना बताना पड़ा लोगों को, या अब लोगों को पता है कि मोतिहारी क्या है? नहीं मुझे, मैं जब ढाका बोलता था तो लोग सीधे कहते थे अच्छा बांग्लादेश, अच्छा। बांग्लादेश। तो ढाका के लिए ये प्रॉब्लम हुई। मोतिहारी के लिए मैं जैसे ही बोलता था चंपारण तो साथ में मैं सत्याग्रह भी बोल देता था। मैंने अच्छा। मैंने ये चीज़ अपने आप को सिखा दी थी कि जैसे ही बोलना है कि मैं चंपारण से हूँ, तो वैसे ही सत्याग्रह भी बोल देना है। मैं बहुत ज़्यादा, जब भी कोई बिहार के बारे में कुछ कोई बोलता है, कुछ भी बोलता है तो मैं लड़ जाता हूँ तुरंत। जैसे कि हम सभी बिहारी लड़ ही जाते हैं जब बिहार के बारे में कोई कुछ बोले। लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले, जो बिहार को या मोतिहारी को थोड़ा सही ऐसे तरीके देखना, से लोग समझते देखते हो। हैं। हाँ, क्योंकि बिहार के पास बहुत कुछ है। बिहार ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देगा बिहार। लेकिन लगता नहीं है कि बिहार का इतिहास तो बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है। मतलब कब तक हम वो पुरानी चीजें बोलेंगे कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन नया कुछ हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कभी कभी हाँ। नहीं लगता कि बाहरियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको वही चीज पता चलती है जो न्यूज में छप रही है, कुछ नया हो नहीं रहा है, तो फिर उनकी भी तो गलती हाँ, नहीं है ना? बिहार के ऊपर जब फ़िल्म ये बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही सामने निखर के आती है। तो लोगों की भी गलती नहीं है, लोगों की भी गलती नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन सरकार को मैं मानता हूँ कि सरकार को और बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि मैं आर्टिस्ट की बात करूँगा, जी, आर्टिस्ट जी। के लेवल पे भी बिहार में बहुत सपोर्ट नहीं है। अ, वहाँ लोग कला को तब तक तरजीह नहीं देते हैं जब तक वो कोई मकाम पे नहीं पहुँच जाए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं बिहार जाऊँगा तो मैं लगभग 10, 12, 15 जगह से लोगों ने मुझे इनवाइट किया है कि आप आइए मेरे स्कूल में आइए या यहाँ आइए। तो मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं यही बोलूँगा कि कृपया करके आप लोग आर्टिस्ट और आर्ट को उतना ही वैल्यू दीजिए जितना आप बाकी चीज़ों को देते हैं। अगर एक अच्छा बिज़नेसमैन है और एक अच्छा पेंटर है, तो पेंटर कहीं बिज़नेसमैन नहीं, से तो कमज़ोर नहीं है। आपको इस नहीं बार लगता है कि जो बिहार के कलाकार है, जो भोजपुरी स्टार है, जिनके पास, जिनको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक इमेज खराब कर रखी है कि कल को गांव का कोई बच्चा कहे कि मुझे फिल्म करना है या भोजपुरी इंडस्ट्री में, माँ बाप मना करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है आपको भी भोजपुरी आती होगी, मुझे भोजपुरी आती है, और जो फिल्मों में दिखाया जाता है भोजपुरी फिल्म, वो हमारी भोजपुरी नहीं है।
या उस वो हमारी तरीके का भोजपुरी नहीं कल्चर नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ये भोजपुरी जो सो कॉल्ड सुपरस्टार है, इन्होंने कुछ नहीं किया है भोजपुरी और बिहार की इंडस्ट्री के लिए? है। 100% मैं इस बात से एग्रीड हूँ। 100% एग्रीड हूँ मैं कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री ने अभी तक हमारे बिहार को, हमारे यूपी को अच्छे ढंग से नहीं दिखाया है। जी। 2, 4, थोड़ी 5 लोग होंगे उसमें थोड़ी बहुत उसमें मैं कोशिश उनकी बात नितिन नील चंद्रा करके एक बिहार से ही डायरेक्टर है, जिनकी कोशिश है और वो थोड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी हाँ, चीजें अच्छी, लेकिन रवि किशन जैसे आपने कहा कि उनका एक मतलब उनकी एक ऑडियंस है, निरहुआ की ऑडियंस है, मनोज तिवारी का ऑडियंस था सब, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। न मतलब हीरो जो होता है मैंने तो बहुत करीब से देखा है। हीरो के पास जब चीज़ें आती हैं सब लिखी हुई होती हैं, स्क्रिप्ट पूरा तैयार होता है। उसके बाद उनको एक कहानी बताई जाती है कि ऐसे है, एक सेना का बेटा है, वो आता है और फिर वो उसकी उसकी जो पत्नी होती है उसको अगवा कर लिया जाता है। ऐसे वो कहानी एक प्लॉट समझाया जाता है और उसके बाद वो जाता है, वो बचा लेता है, देश का नाम रोशन करता है और इस तरह का प्लॉटिंग किया जाता है। हमारे हीरो लोग भी हैं, ठीक है, वो समझ जाते हैं कि ठीक है ये रोल है। लेकिन जो बेसिक बातें होती हैं, जो वो उसमें जो वर्ड्स का जो यूज़ है, भोजपुरी वर्ड्स का या जो वो कल्चर जो कहीं न कहीं सर्वोत्तम कल्चर है। सबसे ज्यादा गानों हाँ, का। हाँ, जो सर्वोत्तम कल्चर है मैं मानता हूँ बिहार, यूपी, चाहे वो मिथिला का हो, चाहे वो मगध का हो, चाहे वो भोजपुर का हो और उसको नहीं दिखा करके एक अलग दुनिया इन लोगों ने बनाई है भोजपुरी की जिससे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ। और अब अब एक फ़िल्म बनी थी नदिया के पार, जी जी। एक फ़िल्म बनी थी नदिया के पार। उसमें आप देखिए जब चीज़ें भोजपुरी में या उनकी भाषा को देखिए, वो तरीका देखिए। और एक ये तरीका देखिए, तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को और काम करना चाहिए ताकि लोग जान सके कि असली बिहार क्या है या असली यूपी क्या है या नहीं, असली भोजपुरी लेकिन समाज क्या है। कौशल जी आपको नहीं लगता कि जितने बड़े सुपरस्टार है उनका इम्पैक्ट भी है, अगर वो कोशिश करे तो माहौल चेंज हो सकता है, वो चाहे राइटिंग में हो या कहीं भी, इन्फ्लुएंस तो कर ही हाँ, सकते हैं ना? वो वो कर सकते हैं लेकिन पता नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ पब्लिक को। जी। मैं पब्लिक को ज़िम्मेदार मानता हूँ। अगर आप उस तरह के कंटेंट को हिट करा रहे हैं तभी चीज़ें बन रही हैं। हम्म। आप एक टाइम तक आप बोल सकते हैं कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो बदलो आप सरकार को। आपके हाथ में ही तो है पावर। आप आप कर सकते हो ना। चूँकि जनता हमारी है। एक हीरो क्या सोचता है उससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा समाज क्या सोच रहा है, आप अगर नकार देंगे उस चीज़ को तो वो चीज़ नहीं आगे आ सकता है। नहीं, लेकिन आप आप देख लो आप उनके पास विकल्प नहीं है ना कि वो अगर थोड़े बहुत जो पुराने गाने हैं, जैसे कि अगर हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं, वो 3-4 हजार व्यू में सिमट गए हैं, जो कि अच्छे गाने हैं भोजपुरी के। और जैसे जी, लॉलीपॉप और ये सारे गाने इतने ज्यादा इतना ज्यादा व्यू है, और अब सोचो हम उसी पे प्राउड हो जाते हैं कि अरे कहीं अमेरिका में लोग उस गाने पे डांस करे और हमको लगता है यार क्या भोजपुरी का नाम। ये जो वो तो परसेप्शन है मज़ाक ना, है। मतलब वो तो मज़ाक हो रहा हमारे पास खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं, लॉलीपॉप के आगे हम सोच ही नहीं पाते हैं। वो जो गाना नहीं, है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग लॉलीपॉप जैसे गाने पे प्राउड फ़ील कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये सवाल नहीं होना आपसे चाहिए। यही है कि आप बॉलीवुड के लिए लिख रहे हैं, आपने मुस्कुराएगा इंडिया लिखा, आपने इतने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिहार की तरफ सोचा है? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल, कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द एक बहुत अच्छा गाना मतलब जिस पे पूरे बिहारी बिहारी हर एक बिहारी को उस पे प्राउड होगा, एक ऐसा गाना हम लोग प्लान कर रहे हैं और मेरे से जितना हो पाएगा 1 गाना हो या 100 गाना हो। मैं बिहार के लिए भी लिखूँगा और बिहार की जो कल्चर है उसको एक नया रंग दूँगा मैं और जो जैसा वो है, वैसा ही प्रेज़ेंट करूँगा अपने शब्दों में, अपने तरीके से और उसपे गर्व होगा सभी लोगों को। मैं बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहा हूँ मैं मतलब आप शायद मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। मैं बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे महारथी लोग आके परफ़ॉर्म करते हैं, बहुत वर्ल्ड के जो महारथी लोग होते हैं, उस लेवल पे मैं इस अपने बिहार के कल्चर को ले जाऊँगा एक गाने के साथ बहुत जल्द। जी, बिहार और बिहार के लोगों को इंतजार रहेगा आपके इस प्रोजेक्ट का। ये बताइए कि बिहार के जो राइटर हैं या जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, या ढाका में आपको अभी तक कोई ऐसा मिला जो कहता हो कि नहीं भैया मुझे आपके जैसा काम करना है, या कैसे मैं हाँ, शुरू कर वो सकता लोग हूँ? उनके लिए कुछ बहुत लोगों कहना का हो? मैं
बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि मुझे भी राइटिंग करनी है, मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। बोला मेरे लिए क्या लिखोगे भाई, मैं तो खुद राइटर हूँ। आपको आपको म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लिखना चाहिए या फ़िल्म के और लेकिन मैं इन इस ये जो जो भी मुझे जानकारी मिली है या जो भी रास्ता मैं जानता हूँ, वो मैं सबको बताऊँगा। और मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी से भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे भगवान ने बनाया है, तो कुछ खास चीज़ों की वजह से बनाया होगा। वैसे ही हर इंसान को भगवान किसी न किसी अच्छे कारण के लिए बनाते हैं। तो मैं सबको ज़रूर बताऊँगा और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक बात बताना चाहता हूँ उनसे कि कोई इंसान चाहे तो एक फूल लगा हो, फूल को तोड़ सकता है, एक पौधा को उखाड़ के फेंक सकता है, चाहे तो एक पेड़ को काट दे, चाहे तो पूरे जंगल में आग लगा दे, लेकिन वो इंसान वसंत को आने से नहीं रोक सकता है। तो जब वसंत आएगा तो जंगल भी हरे हो जाएँगे, पेड़ भी लग जाएँगे, पौधे भी खिलेंगे, उसमें फूल भी आएँगे। तो कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी परेशानी हो तो आप घबराइएगा नहीं। सिचुएशन और जहाँ तक रही बात कि राइटिंग कैसे करनी है, अगर ये पूछना हो तो मेरे आईडी पे आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं, कौशल किशोर से आप ढूँढ सकते हैं मुझे। कहीं भी मैं आपको मतलब पर्सनली ढाका बताऊँगा। ढाका का कोई बंदा अगर मुंबई जाए तो वो कौशल किशोर से मिल सकता है और उनको बेझिझक मैसेज कर 100% सकता है कि भैया मदद चाहिए। 100% आने से पहले भी मुझे मैसेज ढाका ही नहीं पूरे बिहार और बिहार पूरे से। इंडिया से कोई भी इंसान मुझसे अगर संपर्क करेगा तो मैं जवाब देता हूँ। मुझे अगर कोई जी, जी। मैसेज करता है तो मैं 1-2 दिन लेकर के जवाब दे देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि जब मैं मोतिहारी में था और जब मैं राइटिंग करता था तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेटर लिखता था। उस समय पेपर में जन्मदिन के साथ एड्रेस भी आता था लोगों का, मुझे अच्छा। याद है। और तो मैं उस एड्रेस पे अपने गाने भेजता था और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया कभी। और उन 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 म्यूजिक डायरेक्टर्स में से लगभग 3-4 लोगों के साथ मैंने काम कर लिया है यहाँ आकर के। उनको मालूम नहीं है कि मैं उनको लेटर भेजता था मोतिहारी। कभी मन तो मुझे किया पता है बताने कि का? कभी नहीं, नहीं, सोचा कि कभी नहीं मैं बताऊँगा? बताऊँगा। कभी नहीं बताऊँगा और ये मेरे लिए एक बहुत ही मैं इसको सँभाल के रखता हूँ इस ख़्याल को कि कभी ऐसा हुआ था। तो जो लोग भी मुझे संपर्क करते हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मैं उनको कम से कम बता दूँ कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, ये तरीका सही है। इतना तो करता हूँ मैं। आगे अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अगर द बिहार मिल के आगे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? आगे आगे मैं एक इवन मतलब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो काफ़ी गाने रिलीज़ हो गए होते हैं। हालाँकि 4 गाने ऐसे भी रिलीज़ हो चुके हैं मेरे 1 महीने के अंदर में। और लेकिन वो अगर भी अगर ट्रेंडिंग लॉ यूट्यूब पे ट्रेंडिंग जहाँ मतलब आजकल सोशल हाँ, मीडिया व्यू पे बहुत मायने रखता है तो कैसा लगता है कि जब 4 गाने आपके रिलीज हुए और उसमें से ज्यादातर ट्रेंडिंग हो रहे हैं कैसा फील था वो? हाँ, मुझे 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 बड़ा अच्छा लगा। 3 दिन तक पहले तो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था मुस्कुराएगा इंडिया। जी, जी। उसके बाद आज भी आता है 9 तारीख को आज भी रिलीज़ हुआ और वो नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था। फिर जी। गुस्ताखिया आता है वो नंबर 19 पे ट्रेंड कर रहा था। तो और उसके बाद अभी रिलायंस का गाना आ गया है तो ये भी ट्रेंड करेगा और लोग बहुत पसंद करेंगे। तो अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं क्या बोला था मैं भूल गया सॉरी। कोई बात नहीं। मैं ट्रेंडिंग वाली बात में आ आप गया। प्रोजेक्ट बता रहे थे कि आप किस प्रोजेक्ट हाँ, पे काम प्रोजेक्ट कर बता रहे रहा था तो काफ़ी गाने हैं जो रिलीज़ होने पे हैं और चूँकि लॉकडाउन के कारण थोड़ा-सा उथल-पुथल हो गया है, नहीं तो मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 10 गाने और रिलीज़ होंगे। हैं? इस साल कम से कम 10 गाने रिलीज़ होंगे और अगले साल और ज़्यादा वो होंगे। फिल्मों के गाने हैं एल्बम है क्या है उस तरीके से फ़िल्मों मैं के गाने फ़िल्मों के 6 गाने फ़िल्म के हैं जो अभी तक फाइनल हैं जो रिलीज़ पे हैं और 4 गाने सिंगल के हैं। जिसमें से एक गाना हो सकता है कि इस महीने भी रिलीज़ हो जाए या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होगा। वो बहुत प्यारा गाना है। बहुत ज़्यादा प्यारा गाना है, रोमांटिक गाना है। लोगों को बहुत पसंद आएगा वो गाना। जी, तो आप अब हम थोड़ा भोजपुरी में बात कर लेते हैं। रहुआ बिहार से बानी, मोतिहारी से बानी, हमहू मोतिहारी से बानी। भोजपुरी अ, रहुआ आवेला तो भोजपुरी में कुछ लिखले हो कि जोन दर्शक लोग के बतावे के चाही कोरोना के लॉकडाउन चलता, इतना त्रासदी चलता। हिम्मत देवे वाला चीज रहुआ लगातार लिख रहल बानी इंडिया ला। तो कुछ कह सकी भोजपुरी में भोजपुरी के लोगों खातिर? भोजपुरी बोलना थोड़ा टफ है मेरे लिए। आदत जैसे छूट गई है मुझसे। बहुत कैसे बोलूँ मैं? ठीक है, बहुत हिंदी में बोल दीजिए, मैं उसको भोजपुरी में बता दूँगी। नहीं भोजपुरी भोजपुरी से मुझे बहुत प्यार है लेकिन धीरे-धीरे मैंने कम कर दिया है बहुत बोलना। क्यों तो मुझे लगता है कि घर में आप कैसे बात करते हैं? अभी हिंदी में बात होती है, माँ-पापा जो भी गाँव के लोग हैं, उनसे कैसे आप बातचीत का क्या घर है? में हिंदी में ही ज़्यादा बात होती है।
ये क्या हिंदी में ज़्यादा बात बचपन से होती है। था या अभी बॉलीवुड जाने के नहीं, बाद नहीं सब बच कुछ चेंज हो गया है? नहीं, नहीं बचपन से ही हिंदी ज़्यादा अ, हिंदी से बहुत प्यार रहा मुझे, बहुत प्यार रहा मतलब हिंदी भोजपुरी तो है ही अपनी भाषा है, लेकिन हिंदी भी तो अपनी ही भाषा है, मातृभाषा है हमारी और बहुत प्यार है भोजपुरी से भी। और सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वो समय है जो मानव समाज कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें लोग भूल जाएँगे। तो इस समय मतलब ये सिर्फ़ देश देश के लेवल पे एक प्रधानमंत्री, एक राजा, एक एक स डॉक्टर समाज और इनकी इनकी परीक्षा ही सिर्फ़ नहीं है, डब्ल्यूएचओ की परीक्षा नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। तो हम लोग ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है हमें। तो हम सबको एक होकर के और इस लड़ाई को लड़ना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ से ही ये जीत संभव है। क्योंकि एक भी इंसान छूट गया तो पूरे देश की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इतने लोग जो शहीद हो गए हैं, रोड पे चल के, पटरी पे कट के, उन मतलब क्या बताऊँ इतने दुःख का माहौल है और इससे बाहर निकलना उतना ही ज़रूरी है। उत्साहित भी रहना पड़ेगा हम सबको क्योंकि निराशा से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो जी, एक-दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहिए और सँभालिए एक-दूसरे को, एक-दूसरे का साथ दीजिए और इस देश को हमारी बहुत ज़रूरत है अभी। मतलब जी, जी। सँभालना पड़ेगा हम सबको मिलके। तो द बिहार मिल की टीम की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे ऐसे ही काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करें, मोतिहारी का नाम रोशन करें और साथ ही बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी सोचिए। मतलब ये हम चाहेंगे कि हम आपका लिखा भोजपुरी में भी सुने, भोजपुरी में भी देखें और प्राउडली मतलब लॉलीपॉप हमारा गाना ना हो, जैसे मुस्कुराएगा इंडिया आपने लिखा या जीता रहे इंडिया वैसा कुछ आप लिखें। तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आगे आपके काम का इंतज़ार रहेगा हमें। मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको भारती जी आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया बात करने के लिए और जिस तरीके से लोग मुस्कुराएगा इंडिया को प्यार दे रहे हैं या और भी गानों को प्यार दे रहे हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी कोई ऐसा गाना नहीं लिखूँगा जिस पे किसी को शर्म आए जी, और कोई ये बोले कि अरे यार ये भी लिखा क्या इसने? तो मैं हमेशा ऐसे कामों से दूर रहूँगा और मैं निश्चित रूप से बिहार के लिए एक एंथम लिखना चाहता हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बताऊँगा लोगों को कि बिहार पे कितना अच्छा गाना लिखा जा सकता है कि लोग सुनेंगे और वो सीना भी चौड़ा होगा उनका, उनकी आँखें भी नम होंगी। और उनका जो बिहार के प्रति प्यार है वो और बढ़ जाएगा। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा और मौका नहीं मिलेगा तो मैं मौका क्रिएट करूँगा और मैं बिहार के लिए ज़रूर कुछ अच्छा लिखना चाहता हूँ और एक काम कर भी रहा हूँ मैं और हो सकता है कि जल्दी आप लोग को सुनने को मिले मतलब 2-3 महीने बाद, अभी तो नहीं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। सो मच।